गर्ल्स में क्या होगा, गर्ल्स में होगा कि उनका जो ब्रेस्ट एरिया है वो डेवलप करेगा, जो हिप्स एरिया है वो थोड़े से चौड़े मतलब वाइडन होंगे, और मेंस्ट्रुएशन उनका स्टार्ट हो जाएगा कब, पुबर्टी में। और बॉयज में क्या होंगे, जो पेनिस और जो टेस्टिस है, टेस्टिस वहां पे जहां पे स्पर्म बनता है, और पेनिस वो एरिया जिससे स्पर्म ट्रांसफर होता है, वो पार्ट जिससे स्पर्म ट्रांसफर होता है, ये दोनों ग्रो करेंगे। वॉइस जो होगा ये डीप हो जाएगा, थोड़ा भारी हो जाएगा। तो लड़कों में देखोगे जब वो होते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, 11, 12, 14, 15 साल जब होंगे, तो बहुत ज्यादा पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बॉडी हार्मोनल चेंजेस से गुजरता है, और हमारा स्किन जो होता है, फेस का स्किन होता है, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे शो होने लगता है वो चीज। चैप्टर का नाम है क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब होता है अपने ही जैसे, किसके जैसे, अपने ही जैसे यंग वन को जन्म देना। क्या आर्टिफिशियल तरीके से इंसान किसी को जन्म दे सकता है क्या? रोबोट ही दे सकता है, रोबोट को ही बना सकता है। और रोबोट और हम में जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, फीलिंग्स का, कि हम में फीलिंग्स है, उनमें कुछ नहीं है। प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज होता है ना, जब चाइल्ड का जो बॉडी है वो चेंज होने लगता है अडल्ट में। ठीक है, चाइल्ड का बॉडी जो होता है वो चेंज होने लगता है अडल्ट में, और वो रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाता है। चैप्टर का नाम है क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब होता है अपने ही जैसे, किसके जैसे, अपने ही जैसे यंग वंस को जन्म देना। यंग वंस हम किसे कहेंगे, जो भी बेबी हुआ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यंग वंस भी कह सकते हैं। पहला नाम यंग वंस, दूसरा बेबी, तीसरा ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, इन सब को हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक ही मतलब होता है। और रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है। क्या आर्टिफिशियल तरीके से इंसान किसी को जन्म दे सकता है क्या? रोबोट ही दे सकता है, रोबोट को ही बना सकता है। और रोबोट और हम में जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, फीलिंग्स का, कि हम में फीलिंग्स है, उनमें कुछ नहीं है। रोबोट तो अभी देख ही रहे हो आप, बहुत सारे अभी एआई के जमाने में सब तो रोबोट ही रखने लगे हैं अपने आसपास। अभी आने वाले टाइम में आप देखना, खाना बनाने वाली रोबोट हो जाएगी, ठीक है, झाड़ू पोछा लगाने वाले रोबोट हो जाएंगे, ड्राइवर्स अभी तो वैसी ड्राइवरलेस कार आ गए हैं, ठीक है, जो बिना ड्राइवर के चलते हैं, मतलब उनको कौन चला रहा है, रोबोट ही से चला रहा है। ठीक है, बस उस रोबोट को शकल सूरत नहीं दिए हैं तो हमको पता नहीं चल रहा है। जब इसी रोबोट को, चैट जीपीटी को, हम एक तो मशीन को शकल सूरत दे देंगे, ठीक है, बर्तन मांजने वाला अभी जो डिश है उसको एक रोबोट की तरह बना देंगे, तो लगेगा कि कोई इंसान जैसा दिख रहा है। ठीक है, खैर, तो रिप्रोडक्शन किस तरह क्या है, एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जहां पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने ही जैसे सिमिलर ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं। किसके जैसे, अपने ही जैसे। ठीक है, अपने ही जैसे मतलब जैसा इंसान है सेम उसी की तरह का वो क्या करेगा, स्पीसीज को वो जन्म देगा। अब क्या है, रिप्रोडक्शन करते क्यों है? पहला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज टू, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इज टू कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। मतलब हम क्यों करते हैं रिप्रोडक्शन, कि हम चाहते हैं कि हमारा जो स्पीसीज है, हम जो स्पीसीज है, मतलब हम ह्यूमन एक है, मतलब हम होमोसेपियंस है, तो मतलब अब देखो, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, तो होमो जो होता है ना, ये होता है जीनस, मतलब किस ग्रुप से है, जीनस के ग्रुप से, और सेपियंस ये है स्पीसीज। ठीक है, तो हम क्या है, सेपियंस है। समझो अभी क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं रिप्रोडक्शन के माध्यम से, कि हम अपने ही स्पीसीज को, हमारा स्पीसीज कौन है, सेपियंस है, सेपियंस ही है ना, हम लोग सेपियंस है, होमोसेपियंस कंप्लीटली बोलते हैं। हम इसको क्या करना चाहते हैं, कंटिन्यूटी प्रदान करना चाहते हैं। हम अपने स्पीसीज को कंटिन्यूटी, हम चाहते हैं कि हमारा ही जैसा आदमी आए, हमारे जैसा स्पीसीज रहे, और वो जिंदा रहे, और फिर वो भी क्या करेगा, अपने ही जैसे को बनाएगा। और ऐसे चलते चलते हम लोग अभी आए, हमारे पता नहीं कितने पूर्वज होंगे। अपने दादा का नाम पता है आपको, दादा का पता है, फिर दादा के दादा का, पिछले 10 जनरेशन पीछे चल जाओ, कोई ना कोई तो रिश्तेदार में वो लोग लगेंगे ही, फिर 10 पर दादा, दर दादा, क्या होता है उसको बोले, ठीक है, सरदार, जो भी होगा दादा ही उनको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन करके अपना स्पीसीज को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, पहला ये था। और एक रिप्रोडक्शन एक तरह का क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर्टी भी है, कि वो अपने ही जैसे क्या करे, ऑर्गेनिज्म को बनाए। कंटिन्यूटी, कंटिन्यू करना अपने ही जैसे स्पीसीज को बनाने में। मान के चलो, एक सेकेंड, मान के चलो हम लोग हैं, हम लोग अपने ही जैसे स्पीसीज को नहीं बनाते,
ठीक है, अपने स्पीसीज को नहीं बताते, बनाते मान के चलो सलमान खान का अभी तो कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, अब जब कोई बच्चा नहीं है वो ऐसी मान के चलो दुनिया से पधार गए, सलमान खान हो सकता है पधार जाए कुछ दिन बाद, ठीक है, कुछ साल बाद, कभी ना कभी तो जो मरा है वो जिंदा है वो तो जाएगा ही, कभी वो पधार गया और उसको कोई बच्चा नहीं है, तो क्या वो अपने ही जैसे स्पीसीज को कंटिन्यूटी रख पाया, कंटिन्यू कर पाया? नहीं, तो अपने ही जैसे स्पीसीज को जब हम दुनिया में लाएंगे तब ना ये स्पीसीज बनाने का जो रिप्रोडक्शन का जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगा, वरना नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, स्पीसीज कंटिन्यूटी ही नहीं रहेगा। अब बहुत सारे ऐसे जो टाइगर्स होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसी चिड़िया होती खत्म हो गई, क्यों? कंटिन्यूटी नहीं रख पाई, जब कंटिन्यूटी नहीं रख पाएगी तो स्पीसीज उनके ऐसे रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, ठीक है। आगे तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, पहला चीज। दूसरा, क्यों देते हैं? कि अपने ही जैसे स्पीसीज को वो कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, और दूसरा कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर्टी है कि उसको रिप्रोडक्शन करना है। लेकिन 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 अब एक चीज और आ जाओ वापस, लेकिन आप क्लास 11th में पढ़े होंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसे कहेंगे? और बताइए दी। देखो, हम लिविंग किसे कहते हैं? हम लिविंग उसे कहते हैं जो जिंदा है, हम लोग सब लिविंग है। साइंटिस्ट इसको थोड़ा अलग तरीके से वो करते हैं। कैसे? लिविंग मतलब होता है जिंदा, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या फीचर होता है? साइंटिस्ट बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ग्रोथ होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोडक्शन होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट फिर यहां पे सवाल ये आता है कि साइंटिस्ट ने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म के कितने फीचर्स होते हैं? 5। पहला होता है ग्रोथ, ठीक है, दूसरा होता है रिप्रोडक्शन, पहला होता है ग्रोथ, दूसरा होता है रिप्रोडक्शन, तीसरा होता है मेटाबॉलिज्म, चौथा होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बताते हैं, और पांचवा होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उनमें ये 5 प्रॉपर्टीज होगी। क्या होगी? कि वो ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है ऑल द केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इन आवर बॉडी, मतलब हम खाना खा रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, पानी पी रहे हैं, पसीना निकल रहा है, आंसू आ रहा है, सलाइवा बन रहा है, गुस्सा आ रहा है, हंसी आ रहा है, सब क्या हो रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं हमारे बॉडी में सबको एक साथ बोल देंगे, अगर सबको एक साथ सबको मिलाकर क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म। फोर्थ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कम से कम उसमें कितना सेल होगा? एक सेल तो होगा ही। अगर किसी में एक सेल भी नहीं है, एक सेल भी नहीं है किसी में, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएगा। इसीलिए हमने बांट दिया ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप में, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक कहने का मतलब यूनिसेलुलर, और यूकैरियोटिक कहने का मतलब मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर कहने का मतलब जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, जैसे बैक्टीरिया है एक सेल, अमीबा है एक सेल है, लेकिन हम लोग कहलाते हैं यूकार्योटिक, जिसमें वो कितने हैं? बहुत सारे सेल है। अब आ गया हो तो जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो बैक्टीरिया में कितना सेल है? एक सेल है। तो बैक्टीरिया लिविंग है या नहीं है? क्योंकि लिविंग करने के लिए कितने सेल चाहिए? कम से कम एक सेल तो होने ही चाहिए। और लास्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब होता है रिस्पॉन्डिंग टू और सराउंडिंग, मतलब जैसे हम लोग हैं तो पंखा बज रहा है, सुनाई दे रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उधर बज रहा है, सुनाई दे रहा है, दे रहा है। मान के चलिए मिर्ची विर्ची नहीं है, लेकिन अगर मिर्ची कहीं फेंक दिया जाए हमारा आंख लहरेगा, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो उसी तरह जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे चींटी चल रही है, हाथ रख दो तो मुड़ के जाएगी, मतलब उसने भी क्या किया? रिस्पॉन्ड किया, मतलब उसके पास कॉन्शियसनेस है। अब समझो, तो लिविंग साइंटिस्ट ने बोला जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें ये क्या होंगे? ये 5 फीचर्स होंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट एक रहता है डोंकी और एक रहता है हॉर्स, एक रहती है हॉर्स। ये दोनों का एक बच्चा रहता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हिंदी में बोलते हैं खच्चर। खच्चर, कभी कभी ऐसे बोलते हैं खच्चर, कहीं का ऐसे ही बोलते हैं, बोलती होगी ये वर्षा है खच्चर। तो जो खच्चर इसको बोलते हैं ना, ये खच्चर कर पाता है क्या? रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता। और साइंटिस्ट ने क्या कहा
कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। अब बताओ म्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं, रिप्रोडक्शन कर पा रहा है, तो लिविंग हुआ कि नहीं फिर? तो बट 5 होने चाहिए। अब समझो, साइंटिस्ट ने बोला हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 फीचर्स तो होंगे, क्या? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये 5 तो होंगे। बट इन 5 में जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर। क्या बोलेंगे? तो रिप्रोडक्शन एक फीचर तो है, बट क्या डिफाइनिंग फीचर है? डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? क्योंकि ये म्यूल्स में नहीं होता, और म्यूल्स क्या है, एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अगर म्यूल्स में भी होने लगता, अगर एक स्टेराइल वर्कर बी होती है, एक वर्कर बीज भी होती है, इनमें भी नहीं होता। और कुछ ऐसे कपल्स होते हैं कि जो इनफर्टाइल होते हैं, जिनमें स्पर्म्स नहीं बनते, जिनमें ओवम्स नहीं बनते, अब वो भी इनफर्टाइल। तो कहने का मतलब ये है कि लिविंग तो वो है, बट रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन को हम फीचर तो बोलेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर तो है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। समझ में आ गया? अब आगे देखो, मेटाबॉलिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में केमिकल रिएक्शंस होंगे, ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें नहीं होगा, सब में क्या होंगे, केमिकल रिएक्शन होंगे। तो मतलब कि मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर है। रिप्रोडक्शन है क्या, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, डिफाइनिंग फीचर होना चाहिए, होना ही चाहिए। ठीक है, बालू लाओ, यहां पे एक बोरा डालो, दूसरा बोरा लाओ, डाल दो, तीसरा लाओ, जा रहा, धीरे धीरे ऊपर पार हो जाएगा, इसके डालते जाएंगे, उस बालू का, उस रेत का, उस सैंड का ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट हर साल कुछ सेंटीमीटर ऊपर बढ़ जाता है, धीरे 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 बढ़ जाता है। तो माउंट एवरेस्ट का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, नॉन लिविंग में भी हो रहा है? इसका मतलब कि ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं, नॉन लिविंग में भी हो रहा है, इसलिए ग्रोथ भी डिफाइनिंग फीचर नहीं। डिफाइनिंग फीचर हम उसे कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ किस में हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, ना और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, और वो किसी नॉन लिविंग में ना हो। ठीक है, रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग थिंग तो नहीं करता, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ कुछ तो नहीं करते हैं, है ना? अब मेटाबॉलिज्म सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, किस में होगा, सारे। अब बोलेंगे सर तो जो पहाड़ है या जैसे ये है, तो कभी कभी ये भी तो अपने आप झड़ते रहता है, कभी कभी ये भी निकलेगा, इसका भी प्लास्टर निकलेगा, ये भी चल रहा है, चलते चलते खराब होगा, इसमें भी कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे। अब बताओ इसके केमिकल रिएक्शंस बाहर से हो रहे हैं या अंदर से हो रहे हैं? इसके बाहर से हो रहे हैं। जैसे यहां पे बहुत ज्यादा जब हवा चल रहा है, बहुत ज्यादा जब पानी पड़ रहा है, तब जाकर के ये दीवार खराब हो रहा है, और तब जाकर के ये झड़ करके निकल रहा है, तब ना इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म इनसाइड द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर, मतलब हमारे बॉडी के अंदर होगा तो डिफाइनिंग फीचर कहेंगे, बाहर होगा कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसको नहीं बोलेंगे। समझ में आया? तो मेटाबॉलिज्म में डिफाइनिंग फीचर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर होगा कि नहीं? होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ना एक सेल कम से कम होंगे ही होंगे। जब कम से कम एक ना एक सेल होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग फीचर। क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं सेल? तो होते ही नहीं। सेल होते हैं तो तब लिविंग बोल देते ना उसको। इस वाटर में सेल होता तो लिविंग बोल देते कि हाँ जिंदा वाटर, है ना? आगे और लास्ट है कॉन्शियसनेस। ये भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर। चाहे वो बैक्टीरिया हो, सिंगल सेल हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो, सबके सब क्या करेंगे, अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करेंगे ही करेंगे। यहां तक क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, रिप्रोडक्शन मतलब होता था अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग को जन्म देना, एक तरह का प्रोसेस है। बट क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नहीं? नहीं है। इसको आपको लिखना पड़ेगा अपने एग्जाम में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इज टू कंटिन्यू द स्पीसीज। हो गया। एंड व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स या फिर व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, या शॉर्टकमिंग्स बोल सकते हैं क्या, कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, कि रिप्रोडक्शन एक तरह का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। आगे आओ। ठीक है,
अब देखो, अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है ना, ये दो तरह का होता है। क्या? एक को हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। कौन होगा? एक ही पेरेंट। जैसे एक सेल था, टूटा, 20 से टूटा। इसका जब सेल चैप्टर कभी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि इसमें बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस होता है, उसके बाद जाकर के लास्ट में ये टूटता है। जब ये टूटेगा ना, तो ये जो अलग एक पार्ट ये हुआ और एक पार्ट ये जो अलग हुआ, अब ये दोनों क्या करेंगे? अलग अलग पार्ट बन जाएंगे, और यहां पे इनका सेल डिवीजन ही इनका रिप्रोडक्शन कहलाता है। समझ में आया? तो अब इसमें बताओ कितने पेरेंट्स हैं? एक से ही तो हुए ना, एक से ही ना बच्चा पैदा हुआ है यहां पे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? सिंगल पेरेंट होते हैं। क्या कोई गैमेट बना? कोई गैमेट बना? नहीं बना। गैमेट बोलते हैं मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम लोग बोलते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। कोई गैमेट तो नहीं बना, तो मतलब कोई गैमेट भी नहीं बना। फर्टिलाइजेशन हुआ, जब दो गैमेट एक दूसरे से फ्यूज करेंगे तब ना बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हुआ। कोई फ्यूज ही नहीं किया, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ। और जो ऑफ स्प्रिंग होगा, अब मान के चलो हम अपने पापा के जैसे सेम टू सेम क्यों नहीं है? क्यों है? एग्जैक्टली मम्मी का भी है। इसमें कोई मम्मी है, कोई पापा है, एक ही है, तो सेम ही होगा। एक ही होगा तो सेम ही होगा। तो जब एक ही रहेगा तो ये सेम ही कर दिया, जब एक ही था तो सेम ही था। तो ये लोग कैसे रहते हैं? सेम टू सेम, आइडेंटिकल टू, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ठीक है? कोई वेरिएशन होगा इसमें? कोई वेरिएशन नहीं होगा, सारे कोरोना एक जैसे। जब करोड़ों संख्या बनेगी ना कोरोना की, जब करोड़ों संख्या बनेगी, जब करोड़ों लोग इसमें जन्म होगा, करोड़ों सेल का जन्म होगा, तब जाकर के एकाध में वेरिएशन अचानक से आ जाएगा। समझ में आया? इसी को बोल देते हैं म्यूटेशन हो गया। तो कोरोना के अलग अलग वेरिएंट थे। डेल्टा वेरिएंट था, एक सार्स वेरिएंट था। तो सारे के सारे कोरोना वायरस नहीं थे। बोला जा रहा था जो सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएंट है ना, वो बहुत खतरनाक है। इसका मतलब कोरोना ने अपने जैसे बहुत सारे कॉपीज बनाए होंगे, उसमें से किसी एक में क्या हो गया होगा? म्यूटेशन आ गया। मतलब जब बहुत सारे कोरोना ने अपने हमारे बॉडी में अपने जैसे कॉपीज बनाए, तो सब अपने ऐसा बना रहा था। जब सब अपने ऐसा ही बना रहा था, तो कोई वेरिएशन नहीं आ रहा था, तो हमारा बॉडी उससे लड़ रहा था, आदत बना ले रहा था कि हाँ इसका एंटीवायरस बना ले रहा था। लेकिन जैसे ही म्यूटेशन कर रहा था, तो चेंज हो जा रहा था। जेनेटिकली क्या हो गया? चेंज हो गया। अब हमारे बॉडी को समझने में क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। और जब समझने में टाइम लग रहा है, तो मैंने बताया था कि कम से कम 15 दिन का टाइम लगता है हमारे बॉडी को। पहले समझेगा, फिर हमारे में सिम्टम्स शो होंगे, और 14-15 दिन के बाद क्या होगा? हमारा बॉडी एंटीजन बनाएगा, तब जाकर एंटीबॉडीज बनाएगा उसके एंटीजन के खिलाफ, तब उसके एंटीजन खत्म होंगे। यही हो रहा था। तो कोरोना कैसे आएंगे? यही सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होंगे। ठीक है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स? सिंगल। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे क्या? नहीं होंगे। फर्टिलाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। ऑफ स्प्रिंग बिल्कुल सेम टू सेम होगा। ठीक है? और वेरिएशन होगा कोई भी? नो वेरिएशन। ठीक है? लेकिन जो चीज इसमें नहीं है, सेम चीज इसमें कर दो। ठीक है? सिंगल पेरेंट, डबल पेरेंट। अब बोलेंगे आई एम अ सिंगल मदर। अरे मदर सिंगल है, लेकिन सिंगल तो नहीं ना हुआ है ना? सिंगल मदर इज डिफरेंट थिंग, बट सिंगल पेरेंट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है? तो दो, इसमें कम से कम दो लोग तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा। जब एक गैमेट्स और जब ओवम एग मिलेंगे एक दूसरे से, तब वो क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, और जाइगोट बनाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद ही। उसके बाद ऑफ स्प्रिंग वेरिएशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मां भी अलग, पापा भी अलग, बच्चा भी अलग, सबसे अलग। समझे? बट अगर मां भी सेम खानदान की, बाप भी सेम खानदान का, मां भी सेम खानदान की, मतलब चाचा की बेटी, अब बड़े पापा का बेटा, दोनों में हो गया शादी, तो दोनों में जीन्स किसका? दादा का। वेरिएशन होगा? ज्यादा वेरिएशन तो नहीं होगा, तो सेम टू सेम बाप दादा जैसे ही दिखेगा। जो बीमारी बाप देता दादा में थे वो इसी से लड़ेंगे, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर कोई आया ही नहीं। लेकिन अगर वो जीन होगा फाइट करने वाला, डोमिनेंट कहीं दूर दूर से रहता, तो जो इसमें अगर बीमारी हो उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर रहता, तो वाला शो हो जाता। खैर आगे बताएंगे हाइब्रिडेशन में। ठीक है? ऑस्प्रिंग डेरिवेशन होगा। और बताओ हेल्थ इन इवोल्यूशन और
स्पेसिएशन, मतलब इसके वजह से क्या होता है ना, इवोल्यूशन और स्पेशिएशन, अभी बताऊंगा, ये दोनों में मदद करता है। क्या होता है दोनों, आगे देखेंगे। स्पेशिएशन और इवोल्यूशन समझते चलो। अब देखो, अब जो मैंने आपको बताया कि जो रिप्रोडक्शन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो तरह का होता है, एक होगा असेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। जब असेक्सुअल होगा तो एक ही जो सेल होगा क्या होगा, तो भाग में टूटेगा। एक ही जब ये टूटा, ये अलग एक हो गया, दूसरा ये अलग हो गया। सेम किसके जैसा रहेगा, पेरेंट्स के जैसा रहेगा। तो पेरेंट्स में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उतना सेम टू सेम इसमें भी होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब एक सेल दो भाग में टूटता है तो वो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में टूटता है। यहां पे भी सेल डिवीजन होता है। तो मैंने क्या बताया, सिंगल सेल एनिमल्स में जब सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाता है, समझा। असेक्सुअल में जब बैक्टीरिया दो भाग में टूटेगा, मतलब उसका सेल जब डिवाइड होगा तो डिवीजन भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा। वो जो डिवीजन हुआ उसी की वजह से दो ठोक नए पैदा हुए ना, रिप्रोडक्शन भी होगा। और हमारा सेल्स जो है, मान के चलो यहां पे कहीं चोट लगा तो हमारा सेल भी वापस सेल आएगा, यहां पे सेल वापस बनेंगे। अब यह बताओ, ये कोई सेल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या सेल डिवीजन कर रहे हैं? और बैक्टीरिया भी क्या कर रहा था, सेल डिवीजन कर रहा था। तो इसका मतलब अब मान के चलो यहां जो भी सेल्स आएंगे वो पुराने सेल्स जैसे ही रहेंगे। हम छोटे से बड़े हो गए, सेल डिवाइड हुआ तब तो हुए, मतलब जो हमारा सेल हुआ, सेल का जो हमारा डिवीजन हुआ वो सेम टू सेम जो भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, मतलब ये एक सेल है, ये जब टूटा तब इसके बाद नया सेल बना, मतलब इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जो नए सेल्स बने वो बिल्कुल किसके जैसे रहते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के जैसे रहते हैं। और तो क्या होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या फिर सेल डिवीजन में एक प्रोसेस होता है क्या, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होगा कि जब एक सेल टूटेगा तो वो दो सेल में टूटेगा, और जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इस सेल्स में होंगे, पेरेंट सेल में होंगे, उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसमें होंगे, डॉटर सेल्स में भी होंगे। समझ में आ गया। जैसे हमारा सेल डिवीजन हुआ, डिवीजन होकर दूसरा आता है ना, तो सेल डिवीजन होकर के हमारा मान के चलो दो सेल्स बने, तो जितना पुराने वाले सेल्स में था उतने ही नए सेल्स में होगा। लेकिन ये जो मियोसिस होता है ना, ये होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। और इसमें क्या होता है, एक सेल पहले दो सेल में टूटता है, उसके बाद दो सेल जो है वो चार सेल्स में टूटता है। और अगर इसमें 46 क्रोमोसोम्स था एक सेल में, तो इसमें हो जाता है चारों सेल्स में हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कहने का मतलब आधा। तो 46 था तो 23 चारों सेल्स में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। और इन्हीं चार में से कोई एक होगा, जैसे ये चार मान के चलो ये स्पर्म के सेल्स है, टूटे, और यहां पे ओवम होंगे, ओवम भी टूटेगा 23 में, 23 में टूटा, 23 में टूटा, ओवम भी टूटा। अब क्या होता है ना, ये जो 23 है, इन चार में से कोई एक सेल जो होता है वो ओवम में आकर के मिलता है। जब हम सेल मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के कैसे होता है, तो इन चार में से कौन होगा, कोई एक ही आएगा, एक सेल आएगा। तो 23 इसके पास, किसके पास, ऑलरेडी एक है मदर के पास, और एक 23 वाला इधर से आ जाता है। तो बच्चे के पास टोटल कितना क्रोमोसोम आ जाएगा, 46 आ गया। और ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम होता है, बच्चा बन गया। समझे। तो माइटोसिस में एक ही सेल डिवाइड होगा दो पार्ट में, और दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे माइटोसिस में, जो हमारे सेल डिविजन्स में होते हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या हो जाता है, एक सेल चार पार्ट में, चार हैप्लॉइड पार्ट में डिवाइड होता है, और उसके बाद हैप्लॉइड मतलब 23 क्रोमोसोम्स में वो लोग बंटते हैं। ठीक है। तो ये था, देखो वही लिखा है, क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन सेम था, डिवीजन हुआ 46 ही है। प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स, जब एक टूटा तो दो क्या किया, डॉटर सेल्स को बना दिया, और डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, सेम टू सेम होंगे अपने पेरेंट्स से। सेल डिवाइड ट्वाइस, इसमें क्या होता है, सेल दो बार, पहले बताया एक से दो में बना, दो से फिर चार में, तो दो बार डिवीजन हुआ। उसके बाद 4 डॉटर, उसके बाद क्या होता है, चार अलग अलग डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर बिकम हाफ, क्रोमोसोम्स था 46 से क्या हो गया, 23 हो गए। और गैमेट्स, उसके बाद इसके बाद क्या होता है, इनमें गैमेट बनता है। तो ये सब ये किसमें पाया जाएगा, मियोसिस हमारे गैमेट्स में होगा। और ये कहां होगा, नॉर्मल सेल्स में। तो जो गैमेट्स में जो सेल है, गैमेट्स मतलब क्या क्या, स्पर्म और ओवम। तो
स्पर्म में क्या होगा, मियो, और जो सेल्स है नॉर्मल सेल्स, ये सब जो हमारे बॉडी में जितने भी नॉर्मल सेल्स है इनको एक नाम से बोला जाता है जिसको नाम है सोमैटिक सेल्स। क्या? तो इसमें क्या होगा, समझे? अब समझो, अभी तक तो मैं आगे बढ़ा ही नहीं इसमें, अभी तक तो सेल ही पढ़ा रहा हूं, ये सब सेल चैप्टर का है। अब देखो क्या होता है, अभी बताया था एक स्पेशिएशन होता है, इवोल्यूशन होता है, एक वर्ड था क्या, स्पेसिएशन। अब देखो स्पेशिएशन में क्या होता है कि एक नया स्पीसी बन जाएगा, एक नया स्पीसी। जैसे मैंने बताया अभी से पहले क्या था, हैबिलिस था, ह्यूमन के पहले, सेपियंस के पहले हैबिलिस था, फिर उसके पहले क्या था, इरेक्टस था, इरेक्टस था। देखो पहले ऐसे थे, फिर थोड़ा उठे, अब पूरा ऐसे उठ गए, अब पूरा सीधा खड़ा हो गए, तो क्या हो रहा है, फिर झुक जाएंगे फिर झुक जाएंगे, समझो। तो ये धीरे धीरे खड़े होते जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, जो स्पीसीज ये था क्या सेम स्पीसीज ये है, इसका इवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस आया है, इवोल्यूशन हुआ। तो इसमें क्या होता है, स्पेशिएशन मतलब होता है जो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं कि बहुत सालों के बाद क्या हो जाता है, एक नया स्पीसी बन के तैयार हो जाता है। तो जैसे वो होमो इरेक्टस था, हम लोग क्या बन के तैयार हो गए, होमो सेपियंस। क्या पता आगे 500 साल बाद, 1000 साल बाद, या 10,000 साल बाद, या 1 करोड़ साल के बाद क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाए कहीं, पहले नीचे से ऐसे है फिर वापस पीछे चल जाए ठीक है, ऐसे ऐसे उठते जा रहे हैं ना, फिर कहीं पीछे ना चल जाए, हो सकता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, वेरिएशन बहुत, स्पेशिएशन बहुत कम चांसेस है, क्योंकि एक ही जैसा है, बहुत अरबों में एक चांस है, जैसे कोरोना में हो रहा था, बट इसमें होता है, समझे। आगे देखो, रिप्रोडक्शन हुआ, फिर अगर वेरिएशन आया, यही वेरिएशन बार बार आते रहेगा, बार बार आते रहेगा। जैसे थोड़ा थोड़ा, जैसे ये थे तो थोड़ा थोड़ा उठते 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 क्या हुआ, वेरिएशन बार बार आ रहा है। जैसे वेरिएशन बार आया तो हम लोग क्या बोल दिए, इसको इवोल्यूशन बोल देंगे। और जब इवोल्यूशन होने लगेगा तो नया स्पेशिएशन हो जाएगा। मतलब स्पेशिएशन कहने का मतलब एक नया स्पीसी बन करके तैयार हो जाएगा, समझे। नया स्पीसीज, जैसे हम और जो होमो इरेक्टस था, जैसे मान के चलो हम सीधा खड़े और पहले ऐसे थे, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं। तो ये जैसे था, तो ये एक ही बार में नहीं होता है कि अगला जनरेशन ही हो गया ना, ये बहुत सालों में होता है। और बहुत सालों के बाद जब ऐसे मिलाया जाता है तब देखा जाता है कि हाँ, जैसे ये यहां पे ऐसा है और इसके ऐसा पता चल रहा है कि इसके इसके 50,000 इसके उसके बाद, जनरेशन के बाद जो आदमी है वो सीधा ऐसे खड़ा हुआ है, तब ऐसा माना जाएगा कि अब ये एकदम कंप्लीटली क्या है, इसका और इसका कोई कैरेक्टर सेम नहीं है, ये एक नया स्पीसीज कंप्लीटली है, और ये क्या है, इसका पुराना वाला है, समझे। तो स्पीसीज मतलब एक नया प्राण, नया जंतु ही हो जाता है स्पीसीज। और पूरे दुनिया में पता कितने स्पीसीज है अभी, कितने बताए थे, 18 लाख स्पीसीज है, 1.7 to 1.8 मिलियन। और ह्यूमन कितने हैं, ह्यूमन कितना स्पीसीज हुआ, ह्यूमन एक स्पीसीज हुआ। और अकेले ह्यूमन पूरे दुनिया में 800 करोड़ है। पूरे दुनिया में कितने हैं हम, 8 बिलियन, 8 अरब, तो हम लोग 800 करोड़ है, 800 करोड़ हम लोग हैं। एक स्पीसीज सिर्फ 800 करोड़ है, और 17 लाख स्पीसीज है, 18 लाख, वो सोचो कितने होंगे, समझे। तो इसीलिए बोला क्या, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना डाइवर्सिटी है, समझ में आ गया। अब पता नहीं ये कहानी है, माइथोलॉजिकल है, क्या है बट उसके टाइम पे तो राम लोग भी थे, लक्ष्मण भी थे, जो कि नॉर्मल थे, है ना। हो सकता है कभी कभी देखते हैं तो कि 2-3 हाथ बन गया किसी का, तो उसका 10 बन गया होगा नहीं देखा कभी कि देखा ना, एक गाय वाय है, किसी के 2 सर हो गया, सर 2 है, बॉडी एक ही है। गाय वाय में भी ऐसे ही, इंसानों में भी है, कभी सर्च कर लेना आ जाएगा, वो बताएंगे आगे चल के। नहीं नहीं, अरे यार पोलियो तो पैदा होने के बाद होता है, बचपन से थोड़ी होता है। ये हमारे जो क्रोमोसोम्स होता है ना, 46 जो क्रोमोसोम है, ये आगे का है, थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। जैसे
46 क्रोमोसोम्स है हमारे बॉडी में, तो मेल से कितना आएगा 23 और फीमेल से कितना आएगा, इतने आएंगे, इतने आएंगे। तो ये 23 में से जो 22 होंगे ना, 22 क्रोमोसोम्स, 23 में से 22 प्लस 1, और इसमें भी 23 में से 22 प्लस 1, ये जो 22 है, ये जो 22 है, ये एक जो होता है ना, ये एक्स एक्स एक्स, मेल में एक्स एक्स भी होता है और एक्स वाई भी हो सकता है, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है, सिर्फ एक्स और एक्स, तो एक आएगा, कोई भी आए एक्स ही आएगा। लेकिन मेल से क्या हो सकता है, वाई भी आ सकता है और एक्स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब देखो 22 है, मान के चलिए 22 है, ये जो 22 क्रोमोसोम्स है ना, 22 मेल के और ये जो फीमेल है, मतलब टोटल कितने हो गए 44, ये बनाते हैं हमारे बॉडी। हमारा बॉडी बनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये 22 क्रोमोसोम्स, 22 हमारे, और ये जो एक क्रोमोसोम इधर से आ रहा है और एक क्रोमोसोम जो इधर आ रहा है, ये दोनों बनाने में डिसाइड होते हैं हमारा सेक्स या फिर जेंडर, कि मेल होगा कि फीमेल होगा। तो अगर इसमें 22 के जगह 23 आ जाए या 21 आ जाए तो मतलब गड़बड़ी है। जब 21 आ जाए या 23 आ जाए तो हमारा कोई ना कोई पार्ट एक्स्ट्रा बन जाएगा, समझ में आया, ठीक है, एक्स्ट्रा थंब हो सकता है। इसलिए हमारे बॉडी में आप लोग मैक्सिमम चीज जो देखोगे ना, वो जोड़े में है, एक इधर से ले रहा है, इधर से ले रहा है कि नहीं। आंख देख लो, कान देख लो, लिप्स देख लो, दांत देख लो, ऊपर नीचे है, हाँ। अरे पेट कोई ऑर्गन थोड़ी है, पेट तो बस एक एरिया है, उसके अंदर ऑर्गन्स है। पेट तो कुछ होता भी नहीं है, पेट तो बस एक एरिया होता है जिसको एब्डोमेन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पैर हो गया, तो ये सब जोड़े में, ठीक है। तो अगर इसमें कोई चेंजेस आएगा तो बॉडी में चेंजेस आ गया। और ये जो ये जो सेक्स सेल्स है, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्स डिटरमाइनिंग सेल्स, ठीक है, एक ये और एक ये। अगर ये 2 आए या 3 आ जाए, एक इधर से एक इधर से, मान के चलो वो दोनों ले आया, अगर y 2 आ गए और x 1 आ गया, तो कंफर्म है कि वो ट्रांसजेंडर होगा। ट्रांसजेंडर, किन्नर जिसको बोलते हैं। फिर से बताएं, अरे आगे बताना है ये सब, रुको तुम लोग आगे पूरा ये बताना, हमको आगे बढ़ने देते ही नहीं है, फिर बोलते सर धीरे पढ़ा रहे आगे समझो, ठीक है। अब समझो, यहां पे आगे बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे, देखो टाइम भी हो गया आज, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अब देखो ह्यूमंस जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, मतलब अंडे देते हैं क्या हम, डायरेक्ट बच्चा, हम डायरेक्ट बात करेंगे किसका, बच्चा। ह्यूमंस नहीं, हाँ मैमल्स, ह्यूमन भी एक तरह का क्या है, मैमल्स, ठीक है, मैमल्स। लेकिन एक मैमल्स होती है कौन, प्लेटिपस, ठीक है, ऑर्निथोट्रिंक्लस बोलते हैं इसको, ऑर्निथोट्रिंक्लस। ये जो ऑर्निथोट्रिंक्लस है ना, ये एक ऐसी मैमल है जो विविपेरस नहीं होती, ओविपेरस होती है, वो अंडे देती है, समझ आया। ऑर्निथोट्रिंक्लस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटिपस, देखो यही है प्लेटिपस, त्वचा से पिलाती है, तो सब तो त्वचा से ही पिलाते अच्छा अच्छा, पसीना पिलाती है चलो समझो, हाँ तो आज पढ़ना था इसीलिए, इंस्टाग्राम जानता है ना। अब समझो, ह्यूमंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं, मतलब मोस्टली मैमल्स किसमें क्या होते हैं, विविपेरस। और जो बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओविपेरस, मतलब अंडे देने वाले, ठीक है। अब ये जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस चालू होता है, ये होता है कब से, प्यूबर्टी से। प्यूबर्टी क्या होता है, देखो प्यूबर्टी एक ऐसा, एडोलेसेंस नहीं, उसके पहले से प्यूबर्टी चालू हो जाता है। प्यूबर्टी, एडोलेसेंस मतलब 12 से 18 की एज को बोलते हैं, प्यूबर्टी तो 9 साल से चालू हो जाता है, समझे। और खैर छोड़ो, वो हो जाएगा थोड़ा। प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज होता है ना, जब चाइल्ड का जो बॉडी है वो चेंज होने लगता है अडल्ट में, ठीक है। चाइल्ड का बॉडी जो होता है वो चेंज होने लगता है अडल्ट में, और वो रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाता है, समझे, ठीक है। तो प्यूबर्टी वही एज होता है जहां पे क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन, जो चाइल्ड का बॉडी है वो अडल्ट में बदलने लगता है, और साथ ही साथ वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लायक हो जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है।
ये यूजुअली जो बॉय गर्ल्स होती है उसमें 8 से 13 के बीच में चालू हो जाता है। अलग अलग है, जरूरी नहीं है कि किसी का 10 में चालू हो, किसी का 11 में, किसी का 12 में चालू हो। और जो बॉयज होते हैं उसका 9 से 14 साल की उम्र में यहाँ पे गैमेट बनना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया? गैमेट बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब कॉमन चेंजेस क्या हो जाता है? पहला पहला ये है कि जो कॉमन चेंजेस लड़का लड़की दोनों में होता है कि उनका हाइट और वेट दोनों क्या होगा? बढ़ने लगेंगे। ठीक है, हेयर और जो अंडर आर्म्स जो होते हैं या प्यूबिक एरिया, मतलब ऐसे एरिया जहां पे जो रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, उन एरियाज में क्या जाने लगते हैं? हेयर आने लगते हैं। बॉडी ज्यादा स्वेट रिलीज करने लगेगा, और बॉडी ऑर्डर, मतलब स्वेट ज्यादा रिलीज होगा तो बॉडी से कोई एक ऑर्डर भी निकलेगा, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा एक्नीज आएंगे। तो लड़कों में देखोगे जब वो होते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, 11 12 14 15 साल जब होंगे, तो बहुत ज्यादा पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बॉडी हार्मोनल चेंजेस से गुजरता है, और हमारा स्किन जो होता है, फेस का स्किन होता है, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे शो होने लगता है वो चीज। ठीक है, और बहुत ज्यादा इमोशनल एंड मूड चेंजेस होंगे, क्योंकि हार्मोन बहुत होगा, चेंज होगा। अब जब हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होंगे तो वो कैसे होंगे? इमोशनल, और मूड बहुत उनका चेंज होगा। गर्ल्स में क्या होगा? गर्ल्स में होगा कि उनका जो ब्रेस्ट एरिया है वो डेवलप करेगा, जो हिप्स एरिया है वो थोड़े से चौड़े, मतलब वाइडन होंगे, और मेंस्ट्रुएशन उनका स्टार्ट हो जाएगा। कब? पुबर्टी में। ठीक है, और बॉयज में क्या होंगे? जो पेनिस और जो टेस्टिस है, टेस्टिस वहां पे जहां पे स्पर्म बनता है, और पेनिस वो एरिया जिससे जिससे स्पर्म ट्रांसफर होता है, वो पार्ट जिससे स्पर्म ट्रांसफर होता है, ये दोनों ग्रो करेंगे। वॉइस जो होगा ये डीप हो जाएगा, थोड़ा भारी हो जाएगा। समझे? तो इसीलिए कभी कभी देखो, अपने भाई भाई में कभी एक्सपेरिमेंट करना, अभी देखना कि जैसे ही 16 17 साल 18 साल हुआ, और जब पहला था 12 11 12 13 साल था, तो आप देखोगे जो सबसे एक वो लगेगा, बहुत दिन बाद अगर कोई सुन रहा है तो उसका आवाज बहुत बदलेगा, आवाज बदलेगा। उसके बाद उनके फेस में फेशियल ग्रोथ्स आएंगे, मतलब माउस्टेचेस आने लगेंगे, या फिर बियर्ड आने लगेगा, और मसल्स जो होगा वो डेवलप होने लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होने लगता है। तो कंक्लूजन क्या है? पुबर्टी क्या है? पुबर्टी एक ऐसा नेचुरल एंड नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल है काफी, क्योंकि हर एक इंसान में होता है। ऐसा कोई बोलेगा मेरे में नहीं होता है, तो मतलब कि वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो पुबर्टी क्या है? एक ऐसा स्टेज है जहां पे क्या हो जाता है, नॉर्मल प्रोसेस है, जहां पे बॉडी क्या होता है, ग्रो करता है, एक प्रोसेस है ग्रो अप करने का, और हर एक कोई अपने ही पेस में। जैसे कोई देखोगे तो किसी किसी को चिढ़ाया जाता है लड़कों में कि अबे अभी तक तो आया ही नहीं, मूछ दाढ़ी ऐसे करेंगे, पहले जवान तो हो जा, ऐसे करेंगे। तो मतलब हर एक इंसान में क्या होता है, ये अलग अलग टाइम पे होता है। किसी को 14 में स्टार्ट होगा, किसी को 15 में, किसी को 18 में, और कोई कोई तो 22 का भी हो गया तो दाढ़ी ही नहीं आता किसी किसी, है ना? ठीक है, तो चलिए पुबर्टी हो गया। कल अब हम लोग यहां से देखेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। ये सब जो भी हम बताए, ये सब था हमारा इंट्रोडक्शन, मतलब एक तरह का हम भूमिका बना रहे हैं। ठीक है, कल मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, सो मेक श्योर कल से बहुत सारे गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, हाँ कल मंडे 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 इंसेमिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स, ये सब हम भेज देंगे। अब सुनो, आप लोगों को करना क्या है, जैसे ये है, क्या है, मान के चलो ये है। अब हम नोट्स में भी सेम चीज लिखवाते हैं आपको, ये हम भेज रहे हैं सिंपल से, जो ऐसे जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन, फर्स्ट वर्ड में पॉइंट में रिप्रोडक्शन डालोगे। डेफिनेशन क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम ऑफस्प्रिंग। इस चीज को आप नोट्स में बनाओगे, अपने कॉपी में लिखोगे। ठीक है, ऐसे पढ़ते रहोगे, लिखते रहोगे, और किसी दिन हम नहीं भेजे तो कोई भी याद करके सर नोट भेज दीजिए, ग्रुप में हम सबको अलाउ किए हुए हैं। ठीक है, बस, और आप ले लेना, यही करोगे आप। ठीक है, क्या?